नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर हम एक मुलाकात के नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कि 22 वर्ष से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और जो कि एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से चल रही है इनकी। तो इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे हैं और कहना चाहिए इंडिया के कई शहरों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे हैं। तो आइए हम मिलते हैं ऐसे ही एक आर्किटेक्ट से जिनका नाम है रोहित गिरी जी। रोहित गिरी जी से हम मिलेंगे और जानेंगे हम कुछ उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो जैसा कि आपने पूछे हैं वो भी हम कोशिश करेंगे पूछें, क्योंकि जैसा कि मुझे पता है और मैं जानता हूं कि सर बगलामुखी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में प्रिंसिपल भी हैं और सर ने एसपीए में भी पढ़ाया है, मैनेट में भी पढ़ाया है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है और प्रैक्टिस भी भरपूर की है। तो मेरे ख्याल से सर आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है और धन्यवाद, थैंक यू। हेलो जैसा कि ये सभी मतलब ये जैसा कि ये प्रोग्राम क्या है कि बच्चों से जुड़ा हुआ है और मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के जरिए मैं ऐसे आर्किटेक्टों से मिलूं जिनके इस फील्ड में अनुभव हो, उनके अनुभव से बच्चे कुछ सीख पाएँ और हम लोग भी कुछ सीख पाएँ और उस फील्ड में कुछ बेहतर कर पाएँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ जैसा कि बच्चे मुझे मेल करते हैं या कमेंट करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं कोशिश करता हूँ कि खोजूँ आप लोगों से। तो अभी फ़िलहाल मेरा क्या है कि चूँकि ये जो सीन चल रहा है, एडमिशन का सीन चल रहा है कि जेई का नाटा का रिजल्ट आया हुआ है और सभी बच्चे एडमिशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से एडमिशन हो रहा है और कितने परसेंटाइल में कैसे कॉलेज मिल जाएंगे। तो लेकिन ये सबसे पहले मेरा एक सवाल सबसे होता है कि आपको इस फील्ड में आने की इंस्पिरेशन कैसे मिली। तो सर आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि इससे क्या एक आइडिया लगेगी आखिर आदमी इंस्पायर कैसे हो रहा है इस फील्ड की ओर। जी जी नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी से वकीला भी एक क्वेश्चन करते होंगे तो आपको हर बार एक अलग और इंटरेस्टिंग हाँ जवाब सुनने मिलता बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर। पर्टिकुलर मेरे केस में मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो डिज़ाइन बेस्ड ही रहा है। शुरू में हमारे ग्रैंडफादर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में थे, फादर ने हमारे फिर जोग्राफी में एमए किया। और इंडिया में एक रिचुअल होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक कुंडली जैसी चीज़ बनती है। तो जिस भी महापंडित ने हमारी कुंडली देखी थी तो उसमें उन्होंने हिंदी में स्पष्ट अक्षरों में लिख दिया था कि ये बच्चा आर्किटेक्चर बनेगा, जिसका 12th तक तो हमें कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब 12th के बाद हम इंजीनियरिंग में आए, इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम देने की तैयारी करने लगे तो हमें ऐसा जब कुंडली पढ़ने में आया तो हमने जो हमारे सीनियर थे मोहल्ले में थे जो आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, सिविल इंजीनियर की प्रैक्टिस कर रहे थे, उनसे हमारा इंट्रैक्शन हुआ। और जब उनका वर्क देखा, उनकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस देखा तो ऑटोमेटिक हमारा भी इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया। और इसीलिए जब पीईटी जब हमने एग्ज़ाम दिया था 1991 में तो हमने एक आर्किटेक्चर का पेपर भी अटेम्प्ट किया था साथ में, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसमें भी हो गया। और हमारा आर्किटेक्चर एजुकेशन में इस तरह आना हुआ। तो मतलब कहना चाहिए सर मोटिवेशन और डेस्टिनी दोनों ने मिला जुला इस बात को मान सकते हैं। जी जी जी। तो सर ये एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसा कि आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं और प्रिंसिपल भी हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आज के समय में आर्किटेक्चर में करियर बनाना कितना उचित है कि अर्निंग के हिसाब से कहें या। जी बिल्कुल ठीक है सर। और मेरे हिसाब से कि ये जो दौर चल रहा है इस समय, अगर हम सबसे टॉप मोस्ट अगर हम कोर्सेज़ की बात करें, प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो ये सबसे बेहतर फील्ड होगी। उसके पीछे मैं रीज़न भी देना चाहता हूँ क्योंकि यही ऐसी फील्ड है जो आपको 3 से 4 सेगमेंट में आप अपना अप्रोच कर सकते हैं। जैसे बाय एग्जांपल अगर आप अपनी डिग्री कर लेते हैं पूरी तो आप प्रोफेशनल फील्ड में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जी जी। आप किसी सीनियर ऑफिस में, बड़े ऑफिस में, मेट्रो सिटीज़ में आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में काफ़ी इस बार एमपी में भी एटलीस्ट 4 से 5 कॉलेज आर्किटेक्चर के बने हैं तो वहाँ भी टीचिंग की फैकल्टी की रिक्वायरमेंट रहती है। शुरुआत में आप असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, नगर निगम से हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एप्को हैं, कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स हैं, हटको हैं। इन सभी में कहीं ना कहीं
आर्किटेक्ट्स का योगदान की ज़रूरत पड़ती है। और आज का दौर तो स्मार्ट सिटीज़ का दौर है, स्मार्ट सिटी सेल में भी आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मेरा ये कहना है और मेरा ये सोचना है कि ये दौर हमारे प्रोफेशन में सबसे बेहतरीन दौर है। सही सर, सही। जो जैसा कि मैंने शायद जिक्र नहीं किया कि सर एनआईटी पास आउट हैं, मैनेट से पढ़े हुए हैं, ये जो कि पहले एमएससीटी हुआ करता था, तो सर उससे पास आउट हैं। सर ने पीजी भी वहीं से किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस समय ये एजुकेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सर से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। जैसा कि सर अभी फ़िलहाल बच्चों का ये है कि एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी सब बच्चे बोलते हैं कि इतने परसेंटाइल आए तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मिनिमम क्वालिफाई नंबर्स कितने चाहिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, यदि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो। जी, देखिए इसमें ये तो सारे स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को क्लियर होगा कि अभी जो प्रोसेस है वो आर्किटेक्चर में आने के दो हैं। एक आपका जेई के थ्रू है और दूसरा नाटक के थ्रू है। ड्यू टू कोविड-19 अभी गवर्नमेंट ने भी ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आपको मिनिमम परसेंटाइल पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। नाटा आपके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए रहेगा, जिसमें टॉप नॉचेस में जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बॉम्बे और सेप्ट अहमदाबाद है। ऑल ओवर इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बेंगलोर में काफ़ी सारे हैं, एमपी में काफ़ी सारे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको फिर जेई के थ्रू नाटा में क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें उनका कट ऑफ रहता है, हर साल का अलग रहता है। इस बार अप्रॉक्सीमेट जनरल कैटेगरी में 89% के आसपास इसका कट ऑफ है जेई के लिए। एज सच नाटा में मिनिमम परसेंटाइल 30% है आपके क्वालिफिकेशन के लिए। तो जैसा कि आपने सुना ही है, जैसा सबने बताया कि इस समय क्या है कि नाटा क्वालिफाई यदि 30% भी आपके आए हैं तो आप क्वालिफाई करें हैं और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप अप्रोच कर सकते हैं या प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हर कॉलेज का अपना एक कट ऑफ होता है। तो काउंसलिंग में आप आएँ, कॉलेजेस से बात करें, तो पर्टिकुलर उस कॉलेज का, उसकी ग्रेडिंग की, उसकी रैंकिंग के हिसाब से CRPF रैंकिंग होता है, उसके हिसाब से उनका एक कट आउट फिक्स होता है। जी। तो एक क्वेश्चन होता सर कि जैसा कि बच्चे ने पूछा कि मेरे मतलब 92 परसेंटाइल हैं और मैं पेपर 2 दिया है, क्लियर कर लिया है, तो क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा? तो एडमिशन तो मिल ही जाएगा। दूसरा क्या है उनका कि एडवांस में देना चाहता हूँ, जेई एडवांस का। तो जेई एडवांस में का पेपर देने के लिए क्या चीज़ें होती हैं कि क्या? देखिए जेई मेंस में अगर आपका पेपर 2 मीन्स आर्किटेक्चर में अगर 90% है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एडवांस के लिए। इस बार का कट ऑफ मिनिमम 88-89% गया है। जी जी। लेकिन इसमें जब आप एडवांस के लिए जाएंगे तो आपको बीटेक फिर से क्वालिफाई करना मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आप बीटेक क्वालिफाई करेंगे एडवांस में, पेपर 2 आर्किटेक्चर क्वालिफाई करेंगे, फिर आपकी चॉइस है। आईआईटी लेवल में ये होगा कि फिर आप बाई चॉइस आर्किटेक्चर में आ रहे हैं, बाई फोर्स नहीं आ रहे हैं। जी जी जी। तो आपको दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब यदि आपने पेपर 2 निकाला है और पेपर 2 में आपके परसेंटाइल 89 हैं या 89 के ऊपर हैं, तो आपके एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अब एडवांस के लिए यदि वो आप फॉर्म भरते हैं तो एडवांस में आपके 2 पेपर होते हैं, जिसमें आपका बीटेक के लिए भी होता है और पेपर 2 भी होता है, आर्किटेक्चर का भी होता है। तो ये दोनों ही आपको पूरे देने पड़ेंगे और उसी के बेस पर फिर आपको आगे ब्रांच मिलेगी। फिर आप उसमें अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको आर्किटेक्चर में जाना है। तो ये एग्जैक्टली एडवांस देने का और उसमें आईआईटी में एडमिशन लेने का एक तरीका है। ठीक है सर। तो सर मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि किस प्रकार से एडमिशन लिया जा सकता है, और हम कोशिश करते हैं कि सर के अनुभव के बारे में जानते हैं कि सर ने जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे हैं, हॉस्पिटल वगैरह और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे हैं। तो सर मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी के बारे में, कि आपने कैसे स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, यदि जैसे कि आपने जैसे डिग्री किया होगा तो उसके बाद क्या अप्रोच करी कि इस फील्ड में एंटर कर पाया? ओके, देखिए इस मामले में मैं थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट से लकी रहा हूँ। आर्किटेक्चर के फाइनल ईयर में हमें थीसिस करना होती है जी, और थीसिस के लिए जनरली एक्सटर्नल बाहर से आते हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस से आते हैं या किसी एकेडमिक से आते हैं। जब मैंने 97 में थीसिस किया था तो हमारे एक्सटर्नल उस समय आईपीएस इंदौर के डायरेक्टर थे मिस्टर कुलकर्णी। जब मेरा वाइवा हुआ, थीसिस का वाइवा, उसके बाद ही उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि
मैं उनके साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ स्कूल में, आईपीएस स्कूल में, और अदरवाइज इंदौर में किसी भी बड़े आर्किटेक्ट या प्रोफेशनल के साथ मैं काम कर सकता हूँ। तो सेम डे मैं उनके साथ इंदौर चले गया था। उस समय चूँकि मुझे एजुकेशन का इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने प्रोफेशनल प्रैक्टिस की तरफ प्रेफर किया, और 9th हमारा जो लास्ट सेमेस्टर होता है, दैट इज 10th सेमेस्टर, वो ट्रेनिंग का ही होता है। तो ट्रेनिंग में मैं एजुकेशन सेक्शन में न जाके मैं चले गया प्रोफेशनल ऑफिस में। तो कुछ हमारे कॉलेज के मेरिट के सीनियर ऑफिस आर्किटेक्ट थे, उनका ऑफिस में मैंने एज ए जूनियर, एज ए ट्रेनिंग आर्किटेक्ट ज्वाइन किया। आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री उन्हीं के साथ मैंने जूनियर आर्किटेक्ट काम किया 2-3 साल। उसके बाद भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट हमें मिला था जो भोपाल में एग्जीक्यूट होना था, तो हमने एक ब्रांच ऑफिस की ज़रूरत पड़ी हमें भोपाल में। तो ये था कि चूँकि मैं भोपाल से बिलोंग करता था, तो मेरी पहली प्रेफरेंस थी कि मैं अपने होम टाउन वापस आ जाऊँ। तो वो प्रोजेक्ट के लिए हमने भोपाल में ब्रांच ऑफिस खोला और वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। अब उसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत छोटा बड़ा प्राइवेट काम भी करते रहे। हुआ ये कि जब 2 साल बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो हम लोग बाइंड अप नहीं कर पाए अपना ब्रांच ऑफिस, क्योंकि हमारे पास दूसरे प्राइवेट काम बहुत सारे थे। तो फिर हमने जिस फर्म में हम जॉब करते थे उन्हीं के साथ एसोसिएट बन के अपनी फर्म डाली, और उसके बाद हम कंटिन्यूस भोपाल से प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि अभी शायद थोड़ा सा सीन चेंज हो गया है आर्किटेक्चर का, तो अभी जैसे मैंने पिछले उसमें एक आर्किटेक्चर में था, तुमने बताया कि एक पोर्टफोलियो कुछ बनता है, उसको लेके जाते हैं बच्चे, जैसे डिग्री के बाद जैसे ट्रेनिंग के लिए जाएं तो कैसे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। जो भी आप अपने कोर्स में, इट मीन्स 1st सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर कम करते हैं, उसको आपको प्रोफेशनल ऑफिस में शो करना पड़ता है, क्योंकि हर ऑफिस, हर एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट की एस्पिरेशन होती है कि जो भी उसका एम्प्लॉय रहे उसको कितना काम आता है, कितना उसमें क्रिएटिव पार्ट है, कितना वो लेबोरियस वर्क कर सकता है। ये सब आपके 8 सेमेस्टर में जितने भी सेशनल डिज़ाइन ड्राइंग आप बनाते हैं, उसके बेसिस पे वो आपका आकलन करता है, और उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे ही आपका डिनोमिनेशन बोलें, हम सैलरी बोलें या स्टाइपेंड बोलें, वो फिक्स होता है। इसलिए एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बनना फ्रॉम 1st सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर बहुत ज़रूरी है। जी, जैसा कि हमें पता है कि सर बगलामुखी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में प्रिंसिपल है, तो मैं, हालांकि क्वेश्चन मेरा ये है कि फिलहाल यदि बच्चे पूछते हैं कि आर्किटेक्चर के कौन से कॉलेज अच्छे हैं, तो बगलामुखी तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जैसा यदि प्रेफरेंस दें। देखिए, अभी हम थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे इसकी बात करें, तो अगर हम नाटक के थ्रू जाते हैं आर्किटेक्चर में, तो जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बॉम्बे बहुत अच्छा है, सेप्ट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, आरवी कॉलेज है, रमैया कॉलेज बेंगलोर के बहुत अच्छे हैं। एमपी में हम आते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट एफिलेटेड यूनिवर्सिटी आरजीवीपी से बगलामुखी कॉलेज है, इंदौर में आईपीएस एकेडमी है, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे एमपी में, एलएनसीटी उसमें एक है, आरकेडीएफ है, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो हर कॉलेज का अपना एक कट ऑफ होगा, एक अपना स्केल होगा जिसमें आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं अपने नंबर्स। जी, तो सर ये जैसा मेरा एक क्वेश्चन और है कि यदि बच्चा एब्रॉड पढ़ना चाहे तो क्या बेहतर है यहाँ से? देखिए, ये बेहतर तो ऑब्वियस है ही, क्योंकि ये पूरा प्रोफेशन विजन और एक्सपोजर का है। जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा उतना ज़्यादा आपका विजन डेवलप होगा, जितना ज़्यादा विजन डेवलप होगा उतना बेटर डिज़ाइन आप लेके आएंगे, और जितना बेटर डिज़ाइन आप बनाएंगे उतना मार्केट में आपका नाम होगा और आपको फेम मिलेगा। क्या यहाँ से बीआर किया हुआ बच्चा बाहर ट्रेनिंग के लिए जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या नाटा एफिलेटेड कॉलेज से आप बीआर करते हैं तो उसके बाद एक गेट का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप आईआईटीज़ या बड़े लेवल के कॉलेज और इवन एब्रॉड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, उसके लिए जीआरई वगैरह को क्लियर करना। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसा कि जनरली बच्चे पूछते हैं कि एसपीए कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ होता है या एसपीए कैसे मिल सकता है, तो इसका थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। देखिए, जहाँ तक एसपीए की बात है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड फाइनेस्ट आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट इन अवर इंडिया। इसमें ये माने जब हम जेई देते हैं तो जो टॉप 600 to 800 सीट्स होती हैं, रैंक होती हैं,
वही इसमें आ पाते हैं, एडमिशन ले पाते हैं। जी 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 जी। तो ये मतलब काफ़ी हाई रैंक में जाता जी, है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये बिल्कुल प्रीमियम आर्किटेक्चर कॉलेज है, तो इसमें हाई रैंक जाना स्वाभाविक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमें मिलता है जब कुछ बच्चे आगे एडवांस दे के IITs वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं, तो रैंकिंग फिर 800-900 तक आ सकती है। अच्छा अच्छा। यदि NIT की बात करें तो NIT कॉलेज के लिए कुछ ऐसा बैरियर कितनी रैंक में होता होगा, NIT कॉलेज कैसे मिल देखिए, सकता है? JEE के थ्रू अगर आप एडवांस में मेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो SPA के बाद फिर NIT का ही नंबर आता है। जी जी। जिसमें MA NIT भोपाल है, VN NIT नागपुर है, REC हाँ। रायपुर है। तो उसके बाद मतलब ये मान लीजिए कि एवरेज 800 टू 2000 रैंक तक हमें NIT में एडमिशन मिल सकता है। जी। एक और काफ़ी मतलब बार पूछा गया प्रश्न है कि इस फील्ड में अर्निंग की बात करें तो किस लेवल तक अर्निंग हो सकती है? जी, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसमें अगर हम बेसिक अर्निंग की बात करें तो अगर हम ये माने कि इसमें आपका कोई स्केल फिक्स नहीं, सपोज आप एक BE करके कोई एक जॉब करते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिलता है फॉर 1 मंथ और पैकेज ऑफ 12 मंथ्स। जनरली हम देखते हैं कि जो BE के स्टूडेंट होते हैं उनका ग्राफ फॉरवर्ड ऊपर चलता है सीधे और फिर एक लेवल में कांस्टेंट चलता है। आर्किटेक्चर प्रोफेशन में चूँकि ये क्रिएटिव फील्ड है, ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिवनेस पे और आपके इंटेलिजेंस पे कि इसमें आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन जनरली इसका ग्राफ एक शुरू में तो स्टडी होता है, लेकिन जब एक बार आप राइज करना चालू करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि स्काई इज़ द लिमिट, फिर उसमें कोई आपको बैरियर नहीं मिलता, कोई इसमें शॉर्टकमिंग्स नहीं जी आती। जी। तो एक और जैसे बच्चे पास आउट होते हैं तो प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें, उनका एक क्वेश्चन। बिल्कुल, ये आज की तारीख में चूँकि जनरेशन ही ऐसी है कि डिग्री के तुरंत बाद वो चाहते हैं कि उनको अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छा सैलरी ऑफर मिल जाए, लेकिन पर्टिकुलर इस फील्ड में ऐसा नहीं होता है। आपको पॉलिश करना पड़ता है अपनी जो भी आपने एजुकेशन में पढ़ा है, समझा है, उसको प्रैक्टिकल स्किल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेटर है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उसके बाद आप कुछ साल, मिनिमम 1 साल 2 साल किसी अच्छे ऑफिस में काम करें, प्रैक्टिकल काम सीखें, क्योंकि यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी सीखना पड़ती है। हमें जो MBA वाला पार्ट होता है, दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट वाला पार्ट, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो इसके लिए मिनिमम 1-2 साल आपको ट्रेनिंग या एज अ जूनियर आर्किटेक्ट जॉब करना ज़रूरी है। और जहाँ तक हम अर्निंग की बात करें तो अगर हम MP में बात करते हैं तो ट्रेनिंग आर्किटेक्ट या जूनियर आर्किटेक्ट को मैक्सिमम 25,000 हम मान के चलते हैं कि इतना उनको मिलता है। लेकिन अगर हम MP के बाहर जाते हैं, बड़ी स्टेट्स में लाइक दिल्ली, बॉम्बे या कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे 35,000 to 40,000 रुपीज़ एक जूनियर आर्किटेक्ट को मिलता है। जी जी। लेकिन एक बार उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो अपनी प्रैक्टिस करता है, तो फिर उसका कोई लिमिट नहीं है। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए स्टूडेंट में कौन सी स्किल्स होना चाहिए जिससे उसे ये समझ में आए कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ या इस फील्ड में ये फील्ड मेरे लिए बेहतर होगी। तो वो कैसे अपना आकलन करे कि वो इस फील्ड के लिए है या नहीं? देखिए, इसमें स्टूडेंट को अपना आकलन करने के लिए बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, जो हमें बचपन से बच्चों में दिखता है, कुछ स्केचिंग स्किल्स अच्छी हैं उसको, और क्रिएटिव हो बच्चा। ऐसा नहीं कि बच्चा ड्राइंग ही बना रहा है तो ही आर्किटेक्चर बन सकता है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ में क्रिएटिव है, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ टॉयज़ बना रहा है, या कुछ उसकी ड्राइंग स्किल्स हैं, अगर हमें लगता है कि नहीं ये कुछ यूनिक है और कुछ क्रिएटिव इसमें एप्टीट्यूड है, तो वो इस फील्ड के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जी जी जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि यदि आपको इस फील्ड में आना है, वैसे तो मतलब आप नाटा का एग्ज़ाम देके इस फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं, तो सिंपल नॉर्मल क्वालिटीज़ हैं। यदि आपको इस फील्ड में रुझान है तो आपका ड्राइंग के प्रति रुझान होना चाहिए, और थोड़ा सा क्या है कि एक आर्टिस्ट टाइप का माइंड हो, तो आप मेरे ख्याल से ये फील्ड आपके लिए इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि
जो 5 साल का जो कोर्स होता है उसमें सब कुछ सिखाया ही जाता है। जी। तो ऐसा नहीं कि हमें पहले से ही सब कुछ आता है हाँ। तभी हमें जाएंगे। हाँ। 5 साल का पूरा बेसिक कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं। तो आज सच कुछ नहीं, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। That's it. तो मतलब पॉइंट वाली बात ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। स्किल्स मतलब कि यदि आपको ड्राइंग बनाने आती तो इसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं। या 5 साल का जो कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। लेकिन लास्ट सवाल है सर मेरे पास कि यदि आप अपने अनुभव के हिसाब से जो बच्चे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करें, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं या और जो एंटर करने वाले हैं वो क्या करें, जो अपना सुझाव उनके लिए। चलिए, नहीं देखिए, ऐसा ही ये जो आर्किटेक्चर का कोर्स है सर वो 5 साल का ड्यूरेशन का कोर्स है। इन 5 सालों में आपको अपनी एबिलिटी जज करनी चाहिए कि आपका जो फोकस एरिया है, जो इंटरेस्ट एरिया है वो किस में है। अगर आपको लगता है कि आप मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्किल है आपके, तो आप प्रैक्टिस करिए। आप बहुत क्रिएटिव हैं तो आप प्रैक्टिस करिए। आपको लगता है कि आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप टीचिंग में आइए। और आपको लगता है कि आप में एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी ज़्यादा है तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए। तो इसमें सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि पहले 5 सालों में आपको अपना महत्व पहचानना पड़ेगा। तो मतलब कि अपने को आप अपने आप की अपनी खुद की एबिलिटी पहचाने, उस एबिलिटी के हिसाब से आप उस फील्ड में जा सकते हैं। जी। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय दिया। थैंक यू। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और समझा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एडमिशन के बारे में भी आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई। आज के लिए आज की मुलाकात यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू। ठीक है। ठीक सर, आप भी सुनते ना। आपका सीख गया।